नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आरओ के लिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पेपर में हम लोगों ने अभी तक किए थे 3 प्रैक्टिस पेपर हम लोग शुरू किए हैं जनरल साइंस, और इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी तक 3 लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले स्थूल पदार्थों के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। आज वाले हमारे सेशन में लगभग 29-30 क्वेश्चन है, और अगर ये आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपका कोई क्वेश्चन आरओ और पीसीएस के एग्जाम में इस चैप्टर से आता है तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर टिक करा देंगे, आंसर टिक करने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वहां उसने क्वेश्चन बदल दिया तब क्या करोगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको समझते हुए इसका आंसर ये है तो क्यों है, इस तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य के साथ देखिएगा, तो क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल गोल क्यों होती है। तो देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से, ठीक है। और इसका कारण सरफेस टेंशन ही होगा, तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, पृष्ठ तनाव। लेकिन ये कैसे होता है ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखो जैसे मान लो कोई लिक्विड होता है, ठीक है, कोई लिक्विड होता है, मान लो ये जैसे ये मान लो ये पानी की गोल बूंद है, ठीक है। तो इसके केंद्र की तरफ इसके चारों ओर से फोर्स लगता है, इसके सेंटर की तरफ चारों ओर से फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो एरो बता रहे हैं ना, केंद्र की ओर चारों तरफ से बल लगेगा। तो जब केंद्र की ओर लगेगा तो ये चारों तरफ से अंदर की ओर फोर्स लगेगा इस लिक्विड में, तो ये सिकुड़ेगा, है ना। और ये कम स्थान घेरेगा। क्या करेगा? कम स्थान घेरेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कम स्थान घेरेगा और चारों तरफ से फोर्स लगेगा, तो ये गोल गोल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। कैसी हो जाएगी? ये गोल गोल हो जाएगी, छोटी। अगर यही बाहर की ओर फोर्स लगता तो ये फैल जाती, अगर ये बाहर की ओर फोर्स लगता तो ये फैल जाती। तो यहाँ पर जब अंदर की ओर फोर्स लगेगा तो इसी फोर्स को बोलेंगे, और ये पृष्ठ तनाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी फोर्स को बोलेंगे पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो जब केंद्र की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने की वजह से गोल हो जाएगा, और इसी तनाव को कहेंगे पृष्ठ तनाव। इसके सरफेस पर लगेगा। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण होता है जिससे वो द्रव कम स्थान घेरता है, कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है। तो ये डेफिनेशन भी पता चल गई। तो कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है, वही होता है पृष्ठ तनाव, और एक प्रकार का ये फोर्स होता है। अगर मान लीजिए ये ज्यादा स्थान घेरे, ज्यादा स्थान घेरे, तो इसका मतलब है कि ये फैल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप इसका एक रिलेशन ध्यान कर लीजिएगा, पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा होगा तो स्थान कम घेरेगा, ठीक है। तो स्थान कम घेरेगा तो ये हो जाएगा 1/, एरिया, क्षेत्र। तो अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो क्षेत्र कम होगा, और अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्षेत्र ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया में फैल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और इससे आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो इसमें टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। लो हो गया, अब वो हमने समझा दिया, और यहाँ पर हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तेल जल के तल पर फैल जाता है। अब समझो इसको, जब हमने कहा कि फैल जाए यानी क्षेत्र ज्यादा घेरेगा, है ना, क्षेत्र क्या हो जाएगा? अधिक घेरेगा, ठीक है। तो जब अधिक घेरेगा तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो इसका आंसर क्या होगा, या पहले हम समझा देते थोड़ा सा और। जैसे मान लो ये जल है, जल भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है, इसके ऊपर में तेल की बूंद, तेल गिरा दिया, तेल गिरा दिया, तो तेल क्या होगा? इसमें ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, है ना। फैलने का मतलब है ये ज्यादा, मतलब बाहर की ओर इसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है केंद्र से, यानी ये तेल की बूंद थी और ये बाहर की ओर इससे फोर्स लगेगा,
बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो ये ज्यादा स्थान घेरेगी, फैल जाएगी, है ना। और कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति को प्रस्ताव कहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्ताव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तेल की बूंद जब आप जल में डालेंगे तो फैल जाती है, प्रस्ताव को कम कर देती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई मच्छर बैठेगा तो मच्छर इसमें डूब जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव कम हो जाएगा, मच्छर होगा भारी, सरफेस टेंशन कम होगा, वो उसको रोक नहीं पाएगा, नीचे डूब जाएगा। तो तभी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी ठहरे हुए जल में मच्छर पनप जाते हैं, उनका लार्वा होता है, तो उसमें अगर हम केरोसिन डाल देते हैं तो वो मच्छर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या केरोसिन उनके लिए पॉइजन होता है? नहीं, केरोसिन डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए उसका जो मच्छर के अंडे होते हैं, लार्वा होता है, वो सरफेस टेंशन कम कर देता है तेल डालने से, और वो लार्वा नीचे डूब जाता है और मर जाता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा भाई, ढूंढो इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तेल का तल तनाव। तल तनाव मतलब सरफेस टेंशन, ये इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन पानी से अधिक हो जाएगा, नहीं, तेल का तल तनाव पानी से कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो देखो, जैसे आप सोप बबल देखते हैं, है ना, पानी में आप सोप घोल दो, जैसे एक बबल बन जाएगा, ऐसे मान लो वो बबल बन गया, तो इसके अंदर क्या होगा, हवा भर जाएगी, हवा भर जाएगी, ठीक है। तो हवा इसके अंदर जब घुसेगी तो ये फूलने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर से वायुमंडलीय दबाव पड़ रहा था, वायुमंडलीय दबाव, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो, वायुमंडलीय दबाव अगर ये ज्यादा हो तो ये हवा नहीं घुसेगी, ठीक है, इसके अंदर। तो इसका मतलब है ये वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव, तो होगा क्या, ये अंदर वाली हवा इसके अंदर, मतलब ये जो हवा होगी इसके अंदर घुस जाएगी, उसको फुला देगी। अगर ये ज्यादा होता तो ये ऊपर से दबा देता, तो ये फूलता ही नहीं, समझो ना। अगर वायुमंडलीय दबाव इसको नीचे से ऊपर से मतलब काउंटर बैलेंस कर देता, तो ये हवा इसके अंदर घुसती नहीं। तो बबल के अंदर जो हवा होती है, हवा का दबाव वायुमंडलीय दबाव से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, प्रैक्टिकली सोच लो तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। अब देखो, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि जैसे मान लो कि एक नली, ये ठीक है, एक नली, ठीक, और इसमें जो साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, मान लो एक इसमें इतना बड़ा बुलबुला है, इसमें हवा भरी है, और यहाँ पर ये बुलबुला बड़ा है, ये बड़ा बुलबुला है, तो ये बबल ए है और ये बबल बी है, ठीक है। तो इनको हमने क्या किया, भिन्न भिन्न व्यास के बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया, संपर्क में कर दिया। तो इसमें क्या घटित होगा, तो देखो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि जो छोटा बबल होता है ना, छोटा बबल होता है, इसके अंदर भरी हुई गैस का दबाव ज्यादा होता है, इसके अंदर गैस का दाब यानी जो प्रेशर है वो अधिक होता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला होता है, इसके अंदर जो दाब होता है वो कम होता है, कम होता है, ठीक है। तो हमेशा जो हवा होती है, जो वायु होती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। तो यहाँ से हवा निकल के इधर की ओर आएगी, इधर जाएगी, इधर की ओर आएगी, और बड़े वाले बबल के अंदर ये हवा घुसेगी, ठीक है। तो छोटे वाले बबल से हवा निकलकर बड़े वाले बबल में जाएगी, तो छोटा वाला जो बबल होगा, बुलबुला होगा, वो छोटा होता जाएगा और बड़ा वाला और बड़ा होता जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवा चली जाएगी, तो छोटा वाला बुलबुला और छोटा होता जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होता जाएगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ के आप इसका आंसर लगाइए। अगर मान लो इसका आपको हम आंसर रटा दें कि बी हो गया, रट लो, लेकिन उसने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज उलट दी,
बदल दी तो आप फिर कैसे उसको करोगे? तो कॉन्सेप्ट सीखो। साइंस जो होती है उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं या कोई भी सब्जेक्ट, उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है और वो कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट का अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो साइंस के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कैपिलैरिटी, ये कैपिलैरिटी क्या होती है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग नहीं सही है, कैपिलैरिटी, तो इसको हिंदी में कहते हैं केशिकात्व। इसको हिंदी में कहते हैं कैपिलैरिटी को क्या कहते हैं, केशिकात्व। अब ये केशिकात्व क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। तो पहले तो जानो ये केशिका क्या है। तो केशिका एक बहुत ही ऐसी नली होती है जिसमें हेयर लाइक छिद्र होता है, केस नली जिसको कहते हैं, है ना, कैपिलरी केस नली। तो इसके अंदर का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है। यहाँ हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे देखने के लिए, है ना, ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये केस नली है, तो इसके अंदर ये डायमीटर, ये एक बहुत पतला छिद्र है और इसको हमने पानी में डुबो दिया, किसी लिक्विड में डुबो दिया। ठीक है, तो लिक्विड में अगर हम इसको डुबोएंगे तो इसका लिक्विड इसके ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक है, या लिक्विड नीचे भी उतरेगा, डिपेंड करेगा लिक्विड और जिसकी ये जिस पदार्थ से ये नली बनी है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये पानी, ये लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा या नीचे गिरने लगेगा। एक दूसरा चित्र भी बना देते हैं, उसमें नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये बनाई, इसमें हो सकता है नीचे गिर के ये नीचे आ जाए, नीचे उतर जाए। ठीक है, और या ऊपर चढ़ जाए। तो ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है इसी को कैपिलैरिटी कहते हैं, यानी इसी को केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो लालटेन होता है, लैंप होता है, उसमें कॉटन की बत्ती हम डाल देते हैं और उसमें केरोसिन भर देते हैं। तो कॉटन की जो बत्ती होती है इसमें बहुत ही पतले पतले छिद्र होते हैं, तो उन्हीं छिद्रों से केरोसिन उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर ऊपर पहुंचता रहता है और यहाँ पर हम उसको माचिस की तीली से जला देते हैं तो ये फ्लेम जलने लगती है, ये फ्लेम जलने लगती है। तो केरोसिन ऊपर पहुंच रहा है, वही जल रहा है। तो केरोसिन कैसे ऊपर चढ़ता है तो कैपिलरी की वजह से। तो पहला ऑप्शन, पहला एक नंबर स्टेटमेंट क्या है, केरोसिन दीप यानी जो मिट्टी का तेल का जो दिया होता है ना, ऐसे हम इसको समझ लें, लैंप वगैरह जिसको कहते हैं। या गांव में हम लोग नहीं, एक पहले बचपन में जब हम लोग ऐसे पढ़ते थे, एक छोटा सा कांच का बॉटल होता था, है ना, उसमें यहाँ छिद्र कर देते थे और कपड़े की बत्ती से डुबो देते थे, है ना, कपड़ा होता था वो सूती वाला, है ना, और यहाँ पर जो साइकिल में जो ट्यूब पड़ता है ना, जहाँ से हवा भरी जाती है, उसका काट के यहाँ पर लगा देते थे और यहाँ पर उसको बना देते थे और यहाँ पर माचिस की तीली से इसको जला देते थे और इस तरीके से ये जलने लगता था, है ना। तो इसको अपनी भाषा में लोग बैलट बोलते थे। ठीक है, ये कांच का दिया घर में जुगाड़ से बना लेते थे। ठीक है, ये जुगाड़ चलती थी पहले, इलेक्ट्रिसिटी जब होती नहीं थी ज्यादा। अब तो हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, तो पहले इसी से पढ़ते थे गाँव में हम लोग। ठीक है, इसे केरोसिन भर देते थे। तो इसमें मिट्टी का जो तेल जिसको केरोसिन कहते हैं, ये कैसे ऊपर चढ़ता है, कॉटन की जो बत्ती इसमें डाल देते हैं ना, उसमें छिद्र होते हैं, कैपिलरी हेयर लाइक छिद्र होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कभी ऐसा नहीं किए करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरिटी, केशिकात्व। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता अगर कैपिलरिटी की जो फिनोमिना है ये नहीं होती। तो अगर ये नहीं होती तो ये हम मिट्टी के तेल का दिया जला नहीं पाते। सही बात है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए एस्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। एस्ट्रा जानते हो आप लोग, जैसे ऐसे मान लीजिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, ये बॉटल है और थोड़ा सा हम लोग आजकल ना आधुनिकता के दौर में इसको डायरेक्ट मुंह लगा के नहीं पीते। क्या करते हैं, दुकान वाले से एक पाइप लेते हैं, इसके अंदर एक पाइप घुसा देते हैं। ठीक है, पाइप घुसा देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हम उसको अपने मुंह से खींचते हैं। ठीक है, तो हम इसको पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक को। ठीक है, लेकिन अगर इस पाइप को इसे डाल दें और हम मुंह से खींचे ना, तो ये कोल्ड ड्रिंक इसके ऊपर अपने आप नहीं चढ़ेगी,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पाइप डुबोते हैं वो केस नली नहीं होती है, उसके अंदर का डायमीटर काफी चौड़ा होता है, तो इसमें ये कोल्ड ड्रिंक ऊपर नहीं चढ़ती है, ये खींचनी पड़ती है यहाँ से, है ना, मुंह लगा के जब खींचते हैं, सांस लेते हैं अपनी तरफ, तब ये खींचती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिलरिटी का कोई रोल नहीं है, तो 2 नंबर में कैपिलरिटी का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब देखो जहां 2, तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो अगर कैपिलरिटी ना होती, केशिकात्व की घटना ना होती, तो हम क्या नहीं कर पाते। ठीक है, तो 2 नंबर तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर होगा नहीं जहां 2 नंबर होगा, तो आंसर आपका क्या निकल आया? बी। तो देखो कहां कहां पर कैपिलरिटी होती, तो 1 नंबर केशिकात्व की वजह से होता है, और केशिकात्व की घटना होती नहीं, तो 1 नंबर वाली जो फिनोमिना है, यानी जो मिट्टी के तेल का दिया है, वो हम जला नहीं पाते। स्याही शोक पत्र, जैसे स्याही से मान लो लिक्विड है और कॉपी हमने लिखा, ये गीला रहा, तो इसके ऊपर एक हम ऐसे मोटा कागज होता था, उसको इसे रख देते थे, ये इसमें छिद्र होते थे, तो ये स्याही को ये सोख लेता था। ठीक है, जैसे अरे जो गद्दा नहीं होता है, वो जो फोम होता है ना, फोम पानी को नहीं सोख लेता है, उसमें फोम में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, और वो उसे खींच लेता है, तो वहां भी केशिकात्व की क्रिया होती है, तो ये भी केशिकात्व की क्रिया का उदाहरण है। और पेड़ अपने पेड़ों में जो पानी ऊपर जाता है ना, ठीक है, कोई पेड़ होता है ट्री, तो ये पानी को खींच लेता है अंदर से, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें कैपिलरी होती है, इसके जो टिश्यू होते हैं ना, जाइलम, नाम सुना होगा जाइलम, जाइलम जो होता है जल को यहाँ खींच ले जाता है और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो इसमें भी केशिकात्व की घटना होती है। किसकी घटना होती है? क्या लिख दिया हमने, यहाँ भी केशिकात्व की घटना होती है। तो केशिकात्व की घटना 1 नंबर में होती है, 3 नंबर में होती है, 4 नंबर में होती है, और अगर केशिकात्व की घटना नहीं होती तो 1, 3, 4 ये क्रियाएं हमें देखने को नहीं मिलती। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैपिलैरिटी मतलब केशिकात्व तो एकमात्र कारण नहीं है? ठीक है, किसके लिए केशिकात्व तो एकमात्र कारण नहीं है, इसको समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन समझा? निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व तो एकमात्र कारण नहीं है? ठीक है, देखो भाई, देखो ये केशिकात्व के कारण संभव है स्याही का सूखना। ठीक है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, अंडरग्राउंड, जिससे लो हम लोग किसान भाई ना अपने खेत में जब पानी देते हैं, तो यहाँ पानी दिया, तो जैसे ही पानी यहाँ पर खेत में आया, तो ये पानी अंदर चला जाता है, सोख लेता है ये, तो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस पानी को सोख लेता है। ठीक है, तो पानी यहाँ सूख जाता है, पर जब धूप निकलती है तो अंदर का जो पानी है फिर से बाहर निकल के ऊपर आता है। तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकात्व का उदाहरण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ठीक है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी, जैसे सूती कपड़ा है ये, इसमें आपने जल की बूंद यहाँ डाली तो ये फैल जाएगी, आसपास कपड़े को भिगा देगी। क्यों? क्योंकि कपड़े में छोटे छोटे छिद्र हैं और ये उन छिद्रों में पानी घुस जाएगा, तो ये कैपिलरी की वजह से होता है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसमें भी कैपिलरिटी होती है, इसमें भी केशिकात्व की क्रिया होती है, जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, लेकिन केवल केशिकात्व की क्रिया नहीं होती है, केवल केशिकात्व की क्रिया नहीं होती है, और भी कारणों से ये जल ऊपर जाता है। तो इसलिए आंसर इसका यहां पर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? इसमें और भी क्रियाएं होती है, केशिकात्व भी होती है और भी होती है ना। इसमें जैसे ससंजन की क्रिया भी होती है, ससंजन की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो इसमें केवल, तो पूछा क्या है, एकमात्र कारण केशिकात्व नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा डी वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? एक बत्ती वाला स्टोव पहले आता था,
पुराने टाइम पर, काफी पहले 20-25 साल पहले, उसमें बहुत सारी बत्तियां लगी रहती थी और उन बत्तियों को केरोसिन, जैसे ये होता था, जैसे मान लो ये है, इसमें ऐसे ऐसे कई बत्तियां लगी रहती थी, मतलब सॉरी ऐसे बनाओ इसको, इस तरीके ऐसे बत्तियां लगी रहती थी, ये छिद्र होते थे और इसमें बत्तियां पड़ी रहती थी कॉटन की, और ये बत्तियां ऐसे नीचे केरोसिन में इनको डुबो दिया जाता था। ये बत्तियां केरोसिन में नीचे डुबो दी जाती, नीचे केरोसिन भरा रहता था, तो ये केरोसिन भरा रहता था, तो केरोसिन इन बत्तियों में ऊपर आ जाता था और यहाँ पर माचिस की तीली से आग लगाते थे तो ये स्टोव जलने लगता था, ये स्टोव जलने लगता था। तो केरोसिन, इसमें कॉटन की बत्ती पर जब भी केरोसिन कोई लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो वो किसका कारण होगा? देखो, केशिकातों का कारण होगा। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर केशिकात तो ऑप्शन दिया नहीं, केशिकात तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो फिर हम आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका फिर आंसर सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से इसको भिगो पाती है। क्यों? समझो जरा ध्यान से, वो ध्यान से समझना। जो केरोसिन का केरोसिन होता है ना इसके अंदर भरा, तो इस ये कॉटन की बत्ती पड़ी है, यहाँ मैं समझाता हूँ। जैसे ये केरोसिन भरा है, इसमें कॉटन की बत्ती डाल दी, ठीक है, कॉटन की बत्ती, इसमें हेयर लाइक मतलब केस नली है। ये कॉटन की बत्ती किसका उदाहरण होता है? केस नली। तो ये तेल इसमें ऊपर चढ़ रहा है, तो चढ़ने की जो घटना है उसको कहेंगे केशिकात। ठीक है, ध्यान समझना। और ये जो कॉटन की बत्ती है इसको केरोसिन भिगो देता है, ये भीग जाती है। तो क्यों ये भिगा क्यों पाती है? क्योंकि केरोसिन इसके चारों तरफ फैल पाता है, चारों तरफ फैल जाता है और इसको भिगाते हुए ऊपर चढ़ता है। तो फैलने का मतलब क्या है? केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम है, इसलिए केरोसिन मिट्टी की बत्ती को भिगा देती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। पढ़ो, ठीक है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? देखो ध्यान दो, जब ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा तो वो फैलेगा कम। ध्यान से समझो, जो ज्यादा ऊपर तक जाएगा वो कम फैलेगा, अगर फैल जाता तो ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ पाता। ठीक है, मान लो दो बना रहे हैं, एक चित्र ये, एक चित्र, ठीक है, तो एक में ये इतने ऊपर तक चढ़ गया और एक में ये इतने ऊपर तक चढ़ा। इसका मतलब जहां ज्यादा ऊपर तक चढ़ा वो फैला कम है, तभी ज्यादा ऊंचाई तक चला गया, और जो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा तो वो फैल ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये कम फैलेगा, कम फैलेगा। तो जो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा वो कम फैलेगा, यानी कम फैलेगा तो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, और जो कम फैलेगा उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, और पृष्ठ तनाव इसका अधिक है तभी ये ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया और कम फैला। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन पढ़िए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसके आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जब ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्वेश्चन सोचो, क्यों बढ़ेगा, क्यों इसका बढ़ जाएगा? तो जैसे जैसे लिखा है, जब किसी झील की तली से, तो एक जमीन यहां पर ऐसे मान लो झील बनाते हैं, यहां पर इसकी तली में एक बबल पड़ा हुआ है, बुलबुला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा? जब झील की तली से उठकर जब ये बाहर आएगा, ऊपर आएगा, तो उसका आकार, तो जब ऊपर आएगा तो ये फैल जाएगा। क्यों क्यों फैल जाएगा? क्योंकि अभी जब ये तली में था तो जल की जो ये परतें थी ना, ये लेयर, इन लेयर का इसके ऊपर दबाव पड़ रहा था, दाब यहाँ पर अधिक पड़ रहा था, और जब ये सतह पर आ गया तो यहाँ पर दाब हो गया कम।
तो दाब हो गया, आसपास का दाब कम हो गया। तो जब दाब कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जैसे मान लो पेन है, तो जैसे मान लो ये कोई एक पेन हम लिए है, ठीक है, इंक वाला पेन है जिसमें इंक भरते थे, और इसकी ये निब है, ठीक है, इसमें भरी हुई है इंक, ठीक है, इसके अंदर भरी हुई है इंक, ठीक है। तो जब इसको हम हवाई जहाज में लेके जाएंगे ऊपर, तो अभी क्या होगा, जब हम यहीं पर रखेंगे, अभी हवाई जहाज में लेकर नहीं जा रहे हैं, इसको लिख रहे हैं मान लो यहीं बैठ के, तो स्याही बाहर की ओर दबाव लगाएगी, ठीक है, और ऊपर वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर, ठीक है। तो निब यहाँ पर, यहाँ तो बंद है मान लो, लेकिन निब यहाँ खुला हुआ है, तो यहाँ स्याही आएगी। तो अभी क्या होगा कि इसके निब के पास ये वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव ये अधिक है, तो स्याही अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन यही अगर हम इसको हवाई जहाज में लेकर यात्रा करेंगे तो हम चलेंगे ऊपर, तो हवाई जहाज से जब यात्रा करेंगे तो जाएंगे ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा कम, वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, और जैसे ही ये कम होगा, अधिक की जगह पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अंदर की स्याही बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका इधर से काउंटर बैलेंस करने वाला दबाव था वो घट गया, तो क्या हो जाएगा, वायु दाब की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा, ए। यही कॉन्सेप्ट लगता है कि कभी कभी हम लोग जब ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमारी जो कमजोर नसें होती हैं वो फट जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, यही कारण वो भी होता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़ने के पहले हम आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे देते। ये अगर हमारी क्लास आपको ऑनलाइन ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, राविन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जब उसे ओपन करेंगे तो आप अपने फ़ोन नंबर को वहाँ पर डाल दीजिएगा, अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। फिर आपको वहाँ पर ये सब दिखेगा, वहाँ पर आप लाइव कोर्स हमारा लेना चाहते हैं, लाइव कोर्स मिल जाएगा, नोट्स और बुक्स लेना है वो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज अटेंड करनी वो मिल जाएगी, ठीक है, और रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें, तो जितना भी हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसको पूरा हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको अगर सीखने हैं तो एप्लीकेशन पे आप जाकर वहाँ पर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पेड के साथ साथ बहुत सारे फ्री कोर्स भी मिलेंगे और बहुत ही सस्ते पैसों में, ठीक है। और जो मैं आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन की, अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको वो पीडीएफ भी इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी फ्री। वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन होगा, स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे, ये जो आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, ये जब इस पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिखेगा, स्टडी मटेरियल, और उसमें जब आप क्लिक करोगे स्टडी मटेरियल में तो वो खुल जाएगा और उसमें लिखा होगा यूट्यूब पीडीएफ। यूट्यूब पीडीएफ में आप जाओगे तो जितना हम यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं इसका सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो जितने भी ये क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे और आप उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपना नोट्स बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत होता है पास्कल का नियम, ठीक है। अब ये पास्कल का नियम डिटेल में हमें समझ लेंगे तो, लेकिन वो यहाँ पर अभी हम नहीं समझाएंगे, वो आपको थ्योरी वाले क्लास में ऐप पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और साइंस का भी क्वेश्चन है। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? हम वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको ये पढ़ाया था। तो वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। अब सपोज दैट ये अचानक गिरावट आ गई, जैसे मान लो ये एरिया है, ये एरिया, यहाँ पर हमने बैरोमीटर लगाया और इसकी जो रीडिंग है, पठन मतलब इसकी जो रीडिंग है, ये अचानक गिर गई, यानी यहाँ पर प्रेशर लो हो गया,
वायु दाब कम हो गया। तो जैसे ही वायु दाब यहाँ कम हुआ तो ऑटोमेटिक आसपास हाई हो जाएगा, ठीक है, इसकी तुलना में। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ जितना था उतना यहाँ भी था, लेकिन यहाँ कम हो गया और यहाँ वही बना रहा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जैसे ही आसपास हाई प्रेशर हुआ और यहाँ पर एकदम से वायुदाब गिरा, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देंगी और यहाँ पर मौसम तूफानी हो जाएगा। मौसम तेज तेज हवाएं चलने लगेंगी और ये एक साइक्लोन बन जाएगा, चक्रवात तूफान बन जाएगा। तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण उप उत्पाद है? जैसे जो ऑयल रिफाइनरी होती है तो उसमें जब हम कच्चे तेल को शुद्ध करते हैं तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको कहते हैं एस्फाल्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एस्फाल्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। जब बहुत कड़ाके की सर्दी होती है तो झील की सतह कैसे हो जाती है? जम जाती है, हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रह, मतलब उसके तल में जो जल है वो द्रव अवस्था में बना रहता है, मतलब वो नहीं जमता। इसका कारण क्या है? ये इस क्वेश्चन में है। तो देखो है क्या, जैसे मान लो ये कोई झील है, इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब मान लो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो पहले आप जानो जल का जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो समझो। जैसे जल को अगर हम गर्म करें, मान लो 0 डिग्री पर था, इसको गर्म करने लगे, जब गर्म करेंगे इसका ताप बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते 4 डिग्री पर पहुंचा, फिर 4 डिग्री के और आगे गया, मान लो इसको हमने 10 डिग्री तक गर्म किया, ठीक है, ठीक है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, क्या होती है, उसमें प्रसार होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से हमने पानी को गर्म किया 4 डिग्री तक, तो ये फैलेगा नहीं, ये सिकुड़ेगा। इसमें ये क्या होगा, ये सिकुड़ता है। यही जल का एबनॉर्मल बिहेवियर है। और बाकी चीजों को अगर हम गर्म करेंगे तो वो फैलता है। तो द्रव यानी जो जल है, वो द्रव नहीं, जो जल है स्पेशली, वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे। जो 0 टेम्परेचर था, गर्म किया 4 डिग्री तक गर्म किया, तो ये फैलेगा नहीं, ये सिकुड़ेगा। इसके बाद इसमें प्रसार होता है। 4 डिग्री के ऊपर गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार होगा। तो अब देखो ध्यान से समझो, इससे क्या निष्कर्ष निकला। अगर इसको हमने गर्म किया 4 डिग्री तक, ये सिकुड़ता चला जाएगा, और जब सिकुड़ता चला जाएगा तो 4 डिग्री पर इसका आयतन सबसे कम होगा। वॉल्यूम इसका सिकुड़ने का मतलब आयतन कम हो रहा है ना, आयतन क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जल का आयतन कितने डिग्री तापमान पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। और जितने डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होगा तो उतने डिग्री पर घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। डेंसिटी क्या होगी, अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का आयतन निम्नतम होता है और डेंसिटी अधिकतम होती है। इसके बाद ये फैलने लगता है, फिर ये आयतन कम होने लगता है, तो सॉरी आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब चलो समझाते हैं आपको। जैसे सर्दी का मौसम है भाई, सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो आसपास का वायुमंडल ठंडा होगा, तो वायुमंडल ठंडे होते 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 कितना, मान लो सर्दी का मौसम शुरू हुआ, पहले था 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर ये घटते 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 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस इसके सतह का तापमान होगा तो इस पानी का जो घनत्व होगा सरफेस पर वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और जब घनत्व अधिकतम होगा तो इसका पानी का भार बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे का पानी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसका मैं कलर चेंज कर दूं, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी आ गया नीचे, ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और वायुमंडल का तापमान और गिरता चला गया। अब ये 4 डिग्री से तापमान घटकर और नीचे आ गया, सरफेस का तापमान, तो ये घट के आ गया 0 डिग्री,
और जैसे ही 0 डिग्री आएगा तो ये जो सरफेस का पानी है ये जम जाएगा, सरफेस का पानी जम जाएगा और ये बन जाएगी आइस। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी बर्फ, ये बन जाएगी बर्फ। तो झील की सतह क्या हो जाएगी? ये जम गई, यानी सतह इसकी क्या हो गई? सतह जम गई, ये जम गई। क्या नीचे भी जमेगी? नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस पर तो आयतन कम होगा, घनत्व अधिक होगा, लेकिन अभी ये द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? नीचे द्रव है और ऊपर जमा हुआ है। तो ऊपर झील की सतह जम जाएगी, लेकिन नीचे के जो मछली वगैरह होंगी ना इस झील में, वो अभी भी जीवित रहेगी। मछली क्या रहेगी? जीवित रहेगी। तो हमें भ्रम हो जाएगा कि ऊपर अगर झील जम गई तो नीचे की मछलियां मर जाएंगी। नहीं मरेंगी, वो भी जीवित रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे कैसा है? लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग जवाब देते हैं। अब इसका हम लोग जवाब देते हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित यानी जम जाती है, किंतु उसके तल, तल मतलब तली, बॉटम है ना, जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो क्या कारण है? यहाँ द्रव अवस्था में बना है, क्या कारण है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। यही आंसर हो जाएगा इसका, सी। इसी की वजह से ही तो ये नीचे जम नहीं पाती। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक। और दूसरा, अब अंदर की जो, अब ये अंदर का जो पानी है, अब आपके दिमाग में आएगा ये सर 0 डिग्री क्यों नहीं हुआ? तो ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, बर्फ इसको निकलने नहीं देगी, बर्फ इसको निकलने नहीं देगी, क्योंकि ये हीट का क्या होती है? ये हीट की कुचालक होती है। तो ये अंदर की हीट अब बाहर निकल नहीं पाएगी, तो अंदर तापमान 4 डिग्री के आसपास बना रहेगा और ये लिक्विड बनी रहेगी। तो समुद्री जीव जंतु या झीलों के अंदर जो मछलियां वगैरह वो जीवित रहेंगी। तो इसको समझने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अब देखो वही क्वेश्चन है, दूसरे ढंग से पूछा गया। शीतकाल में होना चाहिए, जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्यों जीवित रहते हैं? अब बता दो आंसर, इसमें कोई बता, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उनके क्या आंसर लगाएंगे? हाँ, बताओ आंसर क्या होगा? पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है, और पानी बना रहता है इसीलिए वो जीवित रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता? तो देख लीजिएगा कि वस्तु की अगर मात्रा बदलेगी तो कभी भी इसका जो घनत्व है वो चेंज नहीं होता है। डेंसिटी पर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मात्रा अगर बदलेगी, मात्रा बदलेगी तो आयतन बदल जाएगा, मास बदल जाएगा, घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलो, तो ध्यान रखिएगा घनत्व नहीं बदलता, बहुत बार आया क्वेश्चन ये। अगला, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो ये वही तो क्वेश्चन है, इसको इस ढंग से पूछा गया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना डेंसिटी सबसे ज्यादा पानी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे का गोला पारद यानी पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो ये एक आप लोगों ने सुना होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत होता है, मरकरी, पारद मतलब मरकरी। ठीक है, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, या आपको पूरा सिद्धांत में समझा देता हूं।
सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको अपने पानी में डाला या किसी भी द्रव में डाला, और वो अगर यहाँ पर जैसे ही डालेंगे, ठीक है, मान लो ये ऐसी कोई वस्तु थी और इसको डाला और ये तैर रही है, ठीक है, ये तैर रही है, ठीक? अब आप देखना, ये जो ये इसकी तली है ना, इसको अपनी ओर ये खींचेगी तो ये अंदर की ओर दबेगी, ठीक है, अंदर की ओर दबेगी, ठीक। तो अगर इसने जितना इसका भार है, अब इसका एक फार्मूला बताते हैं। एक होता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी बराबर वस्तु का भार, वस्तु का भार, जो वस्तु यहां पर हमने ये इसमें रखी हुई है, ठीक है, और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और ये जो आपेक्षिक घनत्व, इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है, अगर ये एक से ज्यादा होता है, अगर ये एक से अधिक होगा, आपेक्षिक घनत्व ये एक से ज्यादा है, तो ये डूब जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये डूब जाएगी। और अगर इसका आपेक्षिक घनत्व एक से कम है तो ये तैरती रहेगी, तैरती रहेगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। तो अब देखो ये वैल्यू एक से ज्यादा कब आएगी, जब ये अधिक हो, ये अधिक हो और नीचे ये वाला कम हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो सपोज दैट ये 5 है और ये नीचे 4 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, है ना। तो ये एक से ज्यादा है, डूब जाएगी। और अगर ये ऊपर ये 4 हो जाए, नीचे 5 हो जाए, तो ये क्या हो गई, ये पॉइंट में आएगी, एक से कम हो गई, ठीक है, ये एक से कम हो गई, ठीक है। तो ये इस केस में नहीं डूबेगी। तो अब आप समझना, डूबेगी कब, जब वस्तु का भार अधिक हो और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार कम हो। ध्यान से समझना, ध्यान समझना इस फार्मूले को, ये बड़ा काम का है। अगर वस्तु का भार ज्यादा हो और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार कम हो, तो आपेक्षिक घनत्व हमेशा एक से ज्यादा आएगा और वस्तु उसमें तैरेगी नहीं, वो डूब जाएगी। और अगर वस्तु का भार कम हो और वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव का भार है वो अधिक हो, तो आपेक्षिक घनत्व एक से कम आएगा और वो तैरती रहेगी। बस यही कॉन्सेप्ट लगा दो, बस यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा दो। तो देखो, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, इसका मतलब है पारे पर तैर रहा है। जैसे लोहे का गोला यहाँ पारा भर दिया मरकरी और लोहे का गोला यहाँ डाला, तो ये इस पर तैर रहा है, डूबेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व है गोले का वो एक से कम है, ठीक है। और ये अब ये कह सकते हैं पारे के आपेक्षिक घनत्व से लोहे का आपेक्षिक घनत्व कम है, तभी ये तैरेगा। तो लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारा के आपेक्षिक घनत्व से यहाँ पर लिखा अधिक है, तो यहाँ पर लिख दिया अधिक। अब आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये तो जैसे ये तैर रहा है, इसने स्टेटमेंट लिखा, ये तैरेगा तभी जब लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम हो। यहाँ लिख दिया अधिक, तो क्या होगा, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी ढंग का है ना। क्या लिखा, हाँ सुई वाला क्वेश्चन, ठीक। देखो, तो सुई डूब रही ना, सुई डूब जाती है और जबकि
जहाज तैरता रहता है और हैं दोनों मतलब सुई अगर हम डालें, सुई भी तो लोहे की होती है और लोहे का जहाज है, जहाज तैरता रहेगा और सुई डूब जाएगी। तो अब देखो ये हमने दो लिए, यहां पर तैरा दिया जहाज, ये यहां पर जहाज है, ये तैर रहा है, लेकिन अगर यहां पर सुई डालेंगे, सुई, तो वो घप से नीचे आ जाएगी, डूब जाएगी, जबकि सुई बहुत हल्की है और जहाज तो बहुत भारी होगा। अगर दोनों का वजन करें तो जहाज भारी है। तो इसका मतलब है कि जहाज भारी है और सुई हल्की है, तो हल्का तैरता रहेगा और भारी डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हल्का भारी, हल्कापन और भारीपन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये तैरेगा कि डूब जाएगा। इसका मतलब अगर सुई डूब रही है तो सुई द्वारा, अब देखो आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला लगाओ, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, वस्तु का भार, यानी वस्तु यहां पर सुई ली हमने, सुई का भार, और सुई द्वारा हटाए गए जल का भार, सुई द्वारा हटाए गए जल का भार। और चूंकि ये सुई डूब रही है, तो डूब रही है इसका मतलब है आपेक्षिक घनत्व एक से ज्यादा होगा, तभी तो ये डूब रही है। तो ये एक से ज्यादा कब होगा, जब ये होगा वह सुई का भार अधिक होगा और सुई द्वारा हटाए गए जल का भार कम होगा, तभी ये डूबेगी, तभी आपेक्षिक घनत्व एक से ज्यादा आएगा और तभी ये डूबेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो कहां लिखा, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, यानी सुई का आपेक्षिक घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए वो डूब गई। ठीक है, क्लियर, आंसर होगा डी। अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, उसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ दिया। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। ठीक है, तो देखो पृष्ठ तनाव के कारण, अब इसको समझो। अब इसमें इसने वो आपेक्षिक घनत्व वाला नहीं दिया है, तो जैसे मान लो आपको हमने वो बताया था ना मच्छर वाला एग्जाम्पल, कि जैसे पानी में मच्छर अगर पैदा हो गए तो इसमें केरोसिन डाल दीजिए, केरोसिन इसे फैल जाएगा। केरोसिन जैसे ही डालेंगे ये क्या करेगा, पानी का जो सरफेस टेंशन है सतह का वो कम कर देगा, सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे ही कम कर देगा तो जैसे ही इसका सरफेस टेंशन कम होगा, ठीक है, और ये मच्छर यहाँ टिक नहीं पाएगा, ये घप से नीचे डूब जाएगा। तो अगर लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी की सतह का जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है, वो क्या है, सरफेस टेंशन अधिक है, क्या, पृष्ठ तनाव, ये क्या है, अधिक है, तभी ये यहीं पर सुई टिकी रहेगी, सुई यहाँ पर टिकी रहेगी। अगर ये कम हो जाता तो सुई भी नीचे डूब जाती, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन के कारण। अगर इस क्वेश्चन को और कठिन बनाता तो यहाँ पर लिखता सरफेस टेंशन अधिक होता है तभी वो तैरती है, अगर सरफेस टेंशन कम होता तो वो डूब जाती। तो ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, कभी अगर आपने ये प्रैक्टिकल किया है तो आप इसे कर लोगे आसानी से। तो जैसे जैसे हम, जैसे कुआं है ये बहुत गहरा है ना, और यहाँ पर मैंने बाल्टी डुबो दी, बाल्टी डुबो दी, एक बकेट यहाँ पर डुबो दी, इसको आप खींच रहे हैं। तो जब यहाँ से पानी के अंदर खींचेंगे तो पानी इसको क्या करेगा, ऊपर इसको उत्प्लावन बल लगाएगा। कौन सा बल, उत्प्लावन बल लगाएगा। तो ये ऊपर अपने आप थोड़ा सा हम खींचेंगे, थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे और इधर पानी भी इसको ऊपर ऊपर की ओर धकेल देगा उत्प्लावन बल की वजह से। तो ये हल्की लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आएगी तो पानी के बाहर आने लगेगी, तो पानी का उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
तो हमें अपने ही फोर्स से इसको पूरा खींचना पड़ेगा, तो हमें ये भारी महसूस होगी। क्या होगी? तो पानी की सतह से ऊपर ये क्या हो जाएगी? ये भारी हो गई, ऐसा हमें महसूस होगा। और जब तक पानी में डूबी रहेगी तब हमें ये हल्की महसूस लगेगी। ठीक है, तो आसान सा था। मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाता है। क्या लिखा? क्रीम का दूध। हाँ, क्रीम अलग हो जाती है ना, जैसे दूध है उसको आप मत दीजिए तो उसकी क्रीम अलग हो जाएगी। तो ऐसा कैसे होता है? ठीक है, तो जैसे मान लो, या मान लो दही का एग्जाम्पल लेते हैं। दही, ये दही भरा हुआ है और इसमें एक मथानी, मथानी जानते हो? ऐसे लकड़ी की एक ऐसी बनाई जाती थी डिवाइस, मथानी होती थी। और इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाएं तो गोल गोल चक्कर लगाएगी। जैसे गोल गोल चक्कर लगाएगी पूरा ये अंदर दूध या दही जो भी है इस मटके में भरा हुआ बर्तन में, ये गोल गोल ऐसे इधर घूमेगा फिर इधर घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। तो जैसे गोल गोल घूमेगा तो ये केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगेगा जब सर्कुलर मोशन होगी। तो जो इसके अंदर क्रीम के कण होंगे, ये क्रीम के कण ये निकल के बाहर चले जाएंगे और ये बर्तन की दीवार में चिपक जाएंगे। ये क्रीम के कण बाहर की ओर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लगेगा। इसको कहेंगे अपकेंद्र बल। क्या बोलोगे? अपकेंद्र बल। ठीक है, तो ये बाहर की ओर चले जाएंगे तो ये बर्तन की दीवार पर चिपक जाएंगे और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रीम अलग हो जाएगी। तो किसकी वजह से होता है? अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वजह से। तो कपड़े धोने वाली जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी इसी पर काम करती है। अगला क्वेश्चन, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम होता है क्या? घनत्व। जिसका घनत्व कम होगा, बादलों का घनत्व कम होता है, वायुमंडल का ज्यादा होता है, इसलिए बादल तैरते रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास ये वायुमंडल है ना, इसको और समझा देते हैं। ये वायुमंडल है और यहाँ बने बादल, ये बादल यहाँ पर तैर रहे हैं। ठीक है, बादल क्या है? पानी है। ठीक है, ये तैर रहे हैं। ठीक है, क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि इनका घनत्व कम है और वायुमंडल का घनत्व अधिक है। घनत्व अधिक। ठीक है, अब ये बात आपको यहाँ ध्यान से समझनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो अब ये पृथ्वी अगर इसको गुरुत्वाकर्षण लगाती है तो जब इसमें गुरुत्वाकर्षण, ये थोड़ा सा घनत्व इसका ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी अपनी इसको खींचेगी। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण से। तो ये खींचे चले आएंगे और यहाँ पर वर्षा होने लगेगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये तैरते क्यों हैं? क्योंकि बादलों का घनत्व कम होता है, वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ये तो आपको रटना पड़ेगा, टेक्नीशियम। ठीक है, ये सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था 1937 में। ठीक है, समुद्र में प्लावन करता हुआ आइसबर्ग, बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, जब ध्रुवों से टूटता है और समुद्र में आता है तो वो तैरता तो है लेकिन उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग ऊपर होता है, बाकी ये 10/9 नीचे डूबा रहता है। 1/10 ऊपर होता है, सॉरी 1/9 ऊपर होता है, 1/9 ऊपर होता है, बचा कितना? कितना बचा भाई? चलो इसको देख लेना। 1/9 मतलब बाहर रहता है। ठीक है, चलो आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमने पानी का गिलास लिया और यहां तक भरा था। ठीक है, समझो ध्यान से, इस ऊंचाई तक भरा था, इसमें हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और इसमें हमने भर दिया, एक आइस क्यूब लिया, इसमें हमने भर दिया। तो जैसे इसको डालेंगे तो पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी।
पानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठ गया, ये बर्फ का टुकड़ा डालते ही ऊपर उठ गया, ठीक है। अब पानी यहाँ तक भर गया, मान लो ये बर्फ का टुकड़ा था, पानी यहाँ तक भर गया, ठीक है, इतना ऊपर बढ़ गया जो रेड कलर से बनाया। अब जो ये पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तब क्या पानी, भाई ये बर्फ का टुकड़ा पानी बन गया, तो क्या पानी की सतह और ऊपर चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना बर्फ का भार है, समझना, जितना बर्फ के टुकड़े का भार है उतना इसने पानी को ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब जब ये बर्फ पिघल जाएगी और पिघल कर ये क्या बनेगा? पानी। तो भार तो इसका उतना ही रहेगा ना, तो भार उतना ही रहेगा, तो जहां तक इसने इसको ऊपर उठाया था वहीं तक उठा रहेगा, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या होगा? उतना ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये यहाँ पर टाइपिंग में डी लिख गया है, आंसर क्या हो जाएगा? सी, उतना ही होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? नदी में तैरे, समुद्र में तैरे। देखो ये समुद्र है, समुद्र के पानी में क्या होता है? नमक, और नमक की वजह से इसका होता है घनत्व ज्यादा, घनत्व अधिक। और नदी में क्या होता है? नदी का पानी, मतलब नदी है, इसमें नमक उतना होता नहीं, तो इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है। नदी का पानी, ये नदी है, इसका पानी कैसा होता है? मीठा। तो इसका घनत्व क्या है? कम, इसका घनत्व कम है। तो जब हम कम घनत्व वाले पानी में कूदेंगे तो हम नीचे जाएंगे, लेकिन अधिक घनत्व वाले पानी में जब हम तैरेंगे तो भारी पानी तो हमें ये डूबने नहीं देगा, तो ये हमें नीचे नहीं जाने देगा, तो यहाँ तैरना आसान हो जाएगा, यहाँ तैरना आसान हो जाएगा, और यहाँ तैरना थोड़ा सा कठिन रहेगा क्योंकि इसका घनत्व कम है, हम डूबने लगेंगे। तो क्या लगेगा? समुद्री जल नमकीन होता है और इसकी वजह से इसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए हम इसमें आसानी से तैर सकते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर, वही क्वेश्चन है, सागर में बसता नहीं है, सागर में जाता है, घुसता है, तो ये सागर में घुसता है, तो क्या होगा? नदी में जाएगा तो ये नीचे डूबा हुआ होगा, और सागर में जाएगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सागर के पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, तो वह कुछ ऊपर उठता है। तो आज के क्लास में ये 29 क्वेश्चन थे, बट ये 29 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो इससे नया बनने वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा, तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के अगले प्रैक्टिस सेशन में।